नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम उष्णकटिबंधीय देशों की एक महत्वपूर्ण बीमारी मलेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रतिवर्ष कम से कम 4 लाख लोगों की मौत मलेरिया के कारण होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं डिसीज़ के बारे में। देखें अपन तो डिसीज़ संचारी रोग और गैर संचारी रोग। संचारी रोग ऐसे रोग जो किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा और फंगस के द्वारा। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण भी होता है और एक मलेरिया जिसको डेंगू बोलते हैं वो वायरस के कारण भी होता है। आज हम दोनों ही मलेरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप मलेरिया के बारे में विभाजन देखिए, मलेरिया के प्रकार क्या क्या हैं। मलेरिया उसमें प्रोटोजोआ के कारण होने वाला मलेरिया और दूसरा है वायरस के कारण होने वाला मलेरिया। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होने वाला मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। हमारे यहाँ पर सामान्यतः 60% से ज़्यादा केस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के होते हैं। एक सामान्य मलेरिया है जिसमें ठंड लगकर बुखार आता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और कभी कभी दस्त भी होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इतना जानलेवा मलेरिया नहीं है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जिसको काला मलेरिया बोला जाता है, यह सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। ज़्यादातर मौतों का कारण प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम यह एक मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। अब हम देखते हैं मलेरिया में मलेरिया मुख्यतः मच्छर के कारण होता है। मच्छर इसका वाहक है, यानी कि ऐसा मच्छर जो मलेरिया परजीवी से संक्रमित होकर यह संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है। अब मच्छर 2 तरह के होते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर और दूसरा होता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर, एडीज एजिप्टाई बोलते हैं इसको। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण 4 प्रकार का मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। सबसे खतरनाक मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जानलेवा मलेरिया बोलते हैं। यह मादा एनोफिलीज के कारण होता है और एडीज के कारण होने वाला मलेरिया को डेंगू मलेरिया बोलते हैं। फाल्सिपेरम से भी खतरनाक होता है डेंगू मलेरिया। यही एडीज मच्छर जीका वायरस का भी कैरियर था। हमने देखा है आगे जीका वगैरह बीमारियां होती थी, चिकनगुनिया था,
चिकनगुनिया का भी यही वाहक था। अब हम यहां पर मादा एनोफिलीज द्वारा होने वाले मलेरिया को डिटेल में देखेंगे हम। मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर जैसे कि किसी के घर में कोई मलेरिया का रोगी है, तो मलेरिया के रोगी को इस मादा एनोफिलीज मच्छर ने काटा। अब यह मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा व्यक्ति के खून में से मलेरिया के परजीवी उस मादा एनोफिलीज मच्छर में आ जाते हैं। फिर वह मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके परजीवी उस व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। अर्थात आपके घर के अंदर या घर के आसपास कोई व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रसित है, अगर उसको मादा एनोफिलीज मच्छर ने काटा और वही मच्छर आपको काट लेता है तो आपको मलेरिया रोग हो जाएगा। इसी तरह डेंगू मच्छर, डेंगू मलेरिया का कारण भी एडीज मच्छर है। सेम प्रोसेस होता है। अगर एडीज मच्छर किसी डेंगू मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काटता है और फिर वह संक्रमित मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको भी डेंगू मलेरिया हो जाता है। इसलिए मलेरिया के केस में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर उसको कोई मच्छर काटेगा और वही मच्छर आपको आके काट लिया तो आपको मलेरिया हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी है कि कोई भी मलेरिया का रोगी है तो उसका काटा हुआ मच्छर हमें नहीं काटे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, मलेरिया रोग के लक्षण। मलेरिया रोग के लक्षण क्या क्या है? सबसे पहला तो व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आया, ठंड उतरने के बाद पसीना होगा, सबसे पहले ठंड लगकर बुखार आया, बुखार आने के बाद पसीना होगा, पसीना के बाद वापस व्यक्ति सामान्य हो जाएगा। सामान्य होने की कंडीशन में उसे कमजोरी महसूस होगी बहुत ज़्यादा। यानी कि पहला लक्षण हो गया ठंड लगकर बुखार आना। दूसरा लक्षण यह हो गया हाथ पैरों में दर्द। सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी। तीसरा लक्षण दस्त या दस्त के साथ खून भी आ सकते हैं। चौथा लक्षण एनीमिया हो जाएगा व्यक्ति को, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि मलेरिया लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। तो लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट होने से व्यक्ति में खून की कमी हो जाएगी और एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाएगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए अगर मलेरिया रोग की बहुत गंभीर अवस्था में इन्फेक्शन हो गया है तो व्यक्ति को बेहोशी जैसे लक्षण भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि आरबीसी की कमी हो जाएगी, लाल रक्त कणिकाओं की,
लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करती हैं, तो कोशिकाओं तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसलिए व्यक्ति को बेहोशी आएगी। अब हम बात करते हैं मलेरिया की चिकित्सा क्या करें, क्या उपचार करें या उपचार में सबसे पहला तो यह है लाक्षणिक चिकित्सा। लक्षणों के अनुसार चिकित्सा होती है। जो जो लक्षण होंगे, जैसे हाथ पैरों में दर्द है तो उसकी चिकित्सा की जाएगी। अगर मलेरिया के लक्षण हैं, आपको ठंड लगकर बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है, कमजोरी लग रही है, तो सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल जाके मलेरिया का टेस्ट करवाना है। अब मलेरिया और डेंगू के लक्षण लगभग सेम है, लेकिन डेंगू के अपने कोई स्पेसिफिक लक्षण ये होते हैं कि व्यक्ति को सारी हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है, हड्डियों में तेज दर्द होता है। इसीलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू का दूसरा लक्षण यह आएगा, व्यक्ति को आंखों के पीछे दर्द होता है, दोनों आंखों के पीछे के भाग में दर्द होता है, बहुत तेज सर दर्द रहता है व्यक्ति को। डेंगू की कंडीशन में बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है व्यक्ति को। डेंगू की कंडीशन में व्यक्ति का प्लेटलेट्स लगातार गिरता रहता है। इसलिए डेंगू या मलेरिया में सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाकर अपने लेबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन कराने हैं कि आपको सामान्य मलेरिया है या डेंगू मलेरिया है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम आ रही है तो डेंगू का संदेह माना जाएगा। और डेंगू का एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, डेंगू NS1 एंटीजन चेक किया जाता है। यह डेंगू की कन्फर्म जांच है। डेंगू अपने आप में एक खतरनाक मलेरिया इसलिए है कि लगातार अगर प्लेटलेट्स कम होती गई तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकना, यह काम प्लेटलेट्स का होता है। इसलिए व्यक्ति में अगर धीरे धीरे प्लेटलेट्स घटते जाएंगे तो ब्लड की जो अपनी विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी और शरीर के सूक्ष्म छिद्रों से ब्लड निकलना लग जाता है। इसलिए डेंगू की कंडीशन में व्यक्ति में इंटरनल ब्लीडिंग भी देखी जाती है, खून की उल्टी भी हो सकती है, पेशाब में भी खून आ सकता है। शरीर के किसी भी इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग डेंगू के कारण हो सकती है। डेंगू की सीवियर कंडीशन में पेट में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना आदि लक्षण भी डेंगू की कंडीशन में देखे जा सकते हैं। अब चिकित्सा के साथ साथ हमें मलेरिया में घरेलू उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहला, मलेरिया की कंडीशन में हमको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए ताकि ब्लड का वॉल्यूम नहीं गिरे। और ब्लड का वॉल्यूम नहीं गिरेगा तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नहीं गिरेगा, और ब्लड प्रेशर नहीं गिरेगा तो व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, जान बचेगी। इसलिए व्यक्ति को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें। पर डे 3.5 से 4 लीटर पानी दें उसको। पानी भी एंटीबैक्टीरियल वाटर दें उसको, साफ सुथरा पानी दें। रस वाले रसीले फल खिलाएं उसको,
जैसे संतरा है, मौसम्बी है, इसका जूस पिलाएं, अनार का जूस पिलाएं, चुकंदर का जूस पिलाएं, नारियल पानी सुबह शाम दें उसको। दूसरा है मलेरिया की कंडीशन में प्रोटीन वाले आहार दें उसको। प्रोटीन वाले आहार में व्यक्ति को दूध दें आप। दूध में कैसिन प्रोटीन होता है जो सेहत के लिए लाभदायक है। नट्स दें। नट्स में काजू, बादाम, पिस्ता दें। वैसे ज़्यादा हेवी चीज़ें जैसे मांसाहार वगैरह व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मलेरिया के कारण हमारा लीवर प्रभावित होता है और ज़्यादा भारी भोजन लेने से, मांसाहार लेने से लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जबकि पहले से ही लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर भी अगर हो सके तो मांस रस का सूप के रूप में उसको दे सकते हैं। बॉयल अंडा भी दे सकते हैं। आदि भोजन के रूप में इसको देना है। तीसरा है व्यक्ति को कंप्लीट रेस्ट कराएं। आजकल क्या होता है, व्यक्ति के पास समय नहीं है। अगर बीमार व्यक्ति जिसको मलेरिया का इन्फेक्शन है, चाहे सादा मलेरिया है, काला मलेरिया है या डेंगू मलेरिया है, उस कंडीशन में व्यक्ति में एनीमिया मिलता है। एनीमिया की कंडीशन में व्यक्ति वैसे कमजोरी फील करता है। अगर इस कंडीशन में भागा दौड़ी रहेगी तो उसको एक थकावट होगी, चक्कर आएंगे और बॉडी में ज़्यादा डिहाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर गिरने के चांस भी रहते हैं। इसलिए व्यक्ति कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहे। इसी के साथ व्यक्ति को खान पान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाजार की ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा तीखे तेल वाले, मिर्च मसाले वाले भोजन ना करे, जिससे उसका पेट भी हल्का रहे। फाइबर वाले फल फ्रूट खाए, जिससे आंतों में सॉफ्टनेस रहे, स्टूल सॉफ्ट आए, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कब्जी नहीं हो। इस तरह मलेरिया के पेशेंट की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन हमको विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि जहां भी मलेरिया का पेशेंट है, मलेरिया का पेशेंट ये ध्यान रखे कि अगर मलेरिया इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटा हुआ संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान, जैसे आसपास पानी के गड्ढे भरे हुए हैं, उसको जहां तक हो सके उन गड्ढों को मिट्टी भरकर ख़त्म कर दें, या जिन जिन गड्ढों में मच्छर के लावा आपको दिखें वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल दें ताकि उसका लार्वा नष्ट हो जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जिसका मैंने अच्छा रिजल्ट देखा है, कि एजाडायरेक्टिन एल्केलॉइड जो होता है, यानी नीम, कड़वा नीम जो होता है, उसकी हरी पत्तियों में एजाडायरेक्टिन एल्केलॉइड होता है, जो मच्छरों के लिए रिपेलेंट होता है, यानी कि मच्छर भगाने में बहुत महत्वपूर्ण एल्केलॉइड होता है। इसलिए आप चाहो तो आपके आंगन में शाम को नीम की हरी पत्तियां भी जला सकते हैं, इसका धुआं कर सकते हैं, ताकि आसपास मच्छर घर के अंदर ना आए। और बच्चों को कंबल वगैरह ओढ़ाकर सुलाएं। खान पान, रहन सहन आदि का ध्यान रखें। प्रॉपर हैंड वॉश करें, हाइजीन का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह हमारा टॉपिक था
मलेरिया पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने मलेरिया के बारे में दी। आगे के वीडियो में हम मलेरिया व्यक्ति के शरीर में, मलेरिया का जो कारण प्लाज्मोडियम होता है वो व्यक्ति के शरीर में अपना जीवन चक्र किस तरह से पूरा करता है उसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। मेरा ये वीडियो भारत का हर नागरिक देखे और विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की जनता इस वीडियो को ज़रूर देखे, क्योंकि अभी मलेरिया हमारे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी रोकथाम में इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी इसकी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।